हेलो एवरीवन। आज हम परीक्षावाड़ी से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो आप सभी को मिल चुका है, आप सभी ने देखा होगा उसको, और जिन लोगों ने उस क्वेश्चंस को नहीं देखा है वो ज़रूर से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परीक्षावाड़ी, और ये आपको वन लाइनर मिलेगा। ये संघ तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के 30 वर्षों के प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्यापक नीक निकेत, संकुचित नीक निकेत, बड़े आकार का शरीर तथा आनुवांशिक भिन्नता की कमी में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर होगा ब्रॉड नीक यानी व्यापक नीक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने किया था। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? आंसर होगा अर्निज नेस ने किया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित कथन सही है। अब ये प्रश्न आया होगा ऐसा कि ऐसा कुछ कथन दिया होगा तो पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है। आंसर होगा जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थापित हुआ? आंसर होगा नीलगिरी में 1986 में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश में से किसमें दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल में ही यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, वो कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट पार्क में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको हिंदी में विश्व धरोहर स्थान कहते हैं, तो इसमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थान है? आंसर होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ पे? केरल में है। नेक्स्ट, जीवाश्म यानी फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला में। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण यानी टाइगर रिजर्व स्थल कहाँ पे है? नागार्जुन में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व हैं? सुंदरवन, सरिस्का, कान्हा, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य सही सुमेलित है, मैच द कॉलम है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है? झारखंड में। डालमा बिहार में है। सिमलीपाल ओडिशा में है और पेरियार केरल में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? आंसर होगा उन्नाव जनपद में। उन्नाव जनपद में। नेक्स्ट, जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? केवलादेव घना सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को प्रदान किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? अंतिम जैव मंडल रिजर्व कौन सा है और उसे कब जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है? तो क्रमशः 18 जैव मंडल रिजर्व है। पन्ना जैव मंडल रिजर्व को 2011 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? ये कोरल द्वीप है, मूंगा। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 किस लिए प्रारंभ किया गया? जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने के लिए। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राज़ील को। नेक्स्ट, वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो भारत में 7.5 से 8% पाया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पे पाए जाते हैं? मैक्सिको में पाए जाते हैं। भारत का चौथा स्थान है इस मामले में। नेक्स्ट, IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न, जैसे इंग्लिश में क्रिटिकल इंडेंजर्ड बोलते हैं, संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो इसे गुलाबी रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, पिंक पेजेस पर। नेक्स्ट, जैव विविधता संधि कब से प्रभावी हुई है? 29 दिसंबर 1993 को। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट, हाल में किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल लगना पड़ा था? आंसर होगा मलेशिया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ये जैव मंडलीय क्षेत्र हैं और ये उनका स्थापना वर्ष है। नीलगिरी का स्थापना 1986 में हुआ था, नंदा देवी का 1988 में, कंचनजंगा जो जैव मंडलीय क्षेत्र है इसका स्थापना हुआ था 2000 में, और अचानक कमार अमरकंटक का 2005 में। निम्नलिखित कथन सत्य है। 3 कथन, तीनों सत्य है जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। दलदली पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है। ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण यानी विविपैरस जर्मिनेशन पाया जाता है। ऐसे पौधे में कार्यकीय शुष्कता यानी फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलबद्ध हैं? डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध व्यक्ति थे? पक्षी विशेषज्ञ थे ये। नेक्स्ट, बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकीय तंत्रों में जातियों की विलोपन दर कितनी मानी गई है? आंसर होगा प्रति दशक 1 जाति। ओंगी, सॉम्पेन, सेंटिनल तथा जरवा कहाँ की जनजातियां हैं? अंडमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन तथा पटाक नामक वृक्ष कहाँ पे बहुतायत रूप में पाई जाती है? कर्नाटक एवं अंडमान में। डोडो पक्षी तथा लाल पंडा नामक विलुप्त जीव जातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो ये क्रमशः मॉरिशस एवं चीन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? प्राकृतिक आवासों का विनाश। नेक्स्ट, क्रिटेशियस तथा पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स थे। नेक्स्ट, विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल है यानी हॉटस्पॉट है? 36। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई? 1986 में। नेक्स्ट, कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान किया गया है? नारियल को प्रदान किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष की जो उपमा है वो नारियल के वृक्ष को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान किया गया है? पूर्वोत्तर के राज्यों को। बॉस क्या है? बॉस घास है। सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? जौ को सबसे पुराना अनाज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाली छिपकली जिसे कि ड्रैको कहा जाता है, भारत में कहाँ पे पाई जाती है? ये भारत में पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। थामीन मृग कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। ये मणिपुर में लोकटक झील के पास पाई जाती है।
मेज़िकोलम ये वन्य जीव है और ये क्षेत्र है जो उस वन्य जीव में जो क्षेत्र है। कस्तूरी मृग किस क्षेत्र में है? बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र है। गिबन कपी, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रेणियाँ हैं। श्याम मृग जो वन्य जीव है उनका क्षेत्र है थार रेगिस्तान क्षेत्र। और गौर का पूर्वीय समुद्र तटीय क्षेत्र है। गौर में पूर्वीय समुद्र तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? जैव प्रौद्योगिकी। अधोलिखित कथन सही है। एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। अब ये बॉक्स में पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाट के बारे में कुछ दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट की लंबाई ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर पूर्व पश्चिम है। इसके पहाड़ियों का कुल क्षेत्र 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है यानी 39 फीट है। पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला चट्टान बेसाल्ट एवं लैटराइट है। इसकी पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से आरंभ होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। पश्चिमी घाट को स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। सह्याद्री हिल कहा जाता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध स्थल है। पश्चिमी घाट में लगभग 6000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 3000 स्थानिक प्रजातियां हैं। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। पश्चिमी घाट में सरकार के द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें 2 जैव संरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट क्षेत्र भी हैं। इसे जाति बहुलता, स्थानिकता एवं आशंका बोध के आधार पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये दूसरा वाला। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ सदा हरे भरे रहने वाले और मैदानी पेड़ों के वन मौजूद हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये भारत का ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहां अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी शिखर है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने के कस्तूरी रंगन कार्यदल की रिपोर्ट को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए पश्चिमी घाट के 37% यानी 60,000 वर्ग किलोमीटर को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इसका शॉर्ट फॉर्म यानी ESA घोषित करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार की इस घोषणा में पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन हो गया है। ध्यातव्य है कि पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था। 2011 में माधव गाडगिल समिति एवं 2013 में के कस्तूरी रंगन कमेटी। उल्लेखनीय है कि जहां पे माधव गाडगिल पैनल ने संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील मानने की सिफारिश की थी, वहीं पे कस्तूरी रंगन कार्य समूह ने पश्चिमी घाट के प्राकृतिक लैंडस्केप भाग के 90% को ही यानी कुल क्षेत्र का लगभग 37% पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील माना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन सही है। उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। व्यापारी कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है।
जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण की, वो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? ये जैव विविधता की स्थिति का सूचक है। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरवन तथा कच्छ की खाड़ी में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं है? आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ध्यातव्य है कि कच्छ का रन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। आंसर होगा जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी गई है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैनग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं यानी फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि निर्वनीकरण और मैनग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण से निर्देशित स्थान है, आंसर होगा सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा केरल के पश्च जल में से कौन यूनेस्को का धरोहर स्थल है? तो आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? आंसर होगा पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, ये क्या है? ये स्तनधारी है, मैमल है। नेक्स्ट, भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से कितने तथा किन किन को यूनेस्को के द्वारा विश्व जैव मंडलीय रिजर्व की सूची में मान्यता दी गई है? आंसर होगा 11 को। कौन कौन है वो? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, नोक्रेक, अचान कमार जिसको कि अमरकंटक भी बोलते हैं, अगस्त्यमाला, ग्रेट निकोबार एवं कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? ये अन्यत्र संरक्षित पद्धति के अंतर्गत आता है, एक्स सितु कंजर्वेशन। नेक्स्ट, जैव विविधता के हॉटस्पॉट को किन आधारों पर मान्यता प्रदान की जाती है? जाति बहुलता, स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पर। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव विविधता संवेदनशील स्थल है यानी हॉटस्पॉट है? 4। कौन कौन से? पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र, सुंडरलैंड और इंडो वर्मा क्षेत्र, पूर्वीय हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई है? 2008 में 2008 में बनाई गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में बनाई गई है। नेक्स्ट, भारत के क्षेत्रों यथा पूर्वी हिमालय, पूर्वीय घाट, पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में से कौन कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माने जाते हैं? तो आंसर होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, अधोलिखित 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो वर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यथा कौन कौन है? जातीय बहुतायत जिसे कि स्पेशस रिचनेस बोलते हैं, स्थानिकता और आशंका बोध। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं। तो ये है जैव मंडलीय क्षेत्र, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं ये उससे संबंधित राज्य है और उनका स्थापना कब हुआ था? नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में।
नंदा देवी से संबंधित राज्य है उत्तरांचल, स्थापना 1988 में हुई थी। नोकरेक से संबंधित राज्य है मेघालय, 1988 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ग्रेट निकोबार से संबंधित राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी से संबंधित राज्य है तमिलनाडु। मानस से संबंधित राज्य है असम। सुंदरवन से संबंधित राज्य है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल है उड़ीसा में। डिब्रू सैखोवा असम में। दिहांग दोबांग है अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगस्त्यमलाई केरल में। खंगन डेजांग है जिसको कि कंचनजंगा बोलते हैं, ये है सिक्किम में। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। कक्ष गुजरात में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में और पन्ना मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। भारत की संरक्षित क्षेत्र है ये मार्च 2020 तक। 2017 में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 103 थी और 2020 में 101 है। 2017 में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 544 थी और 2020 में 553 है। 2017 में समुदाय आगार की संख्या 46 थी और 2020 में जाकर के 163 हो गई। 2017 में संरक्षण आगार की संख्या 76 थी और 2020 में 86 हो गई। 2017 में कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 769 थी और 2020 में जाकर के ये 903 हो गई, 903। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख वन्य जीव संस्थान है ये संस्थान है और ये संस्थान किस स्थान पे है, जहाँ जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र इंपॉर्टेंट है, ये कोलकाता में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है, उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र साकौन कहाँ पे है? कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निरी नागपुर में है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है, बरेली में, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय इंडियन म्यूजियम है और ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का सबसे विशाल मछली घर यानी फ्रेश वाटर कहाँ पे है? रांची में। रांची कहाँ पे है? झारखंड में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर यानी जू कहाँ पे है? कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर, कोलकाता में। नेक्स्ट, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान है भरतपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूजर जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह कहाँ पे है? विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान कौन है? उसका नाम है बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। नेक्स्ट, प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम है ये पर्यावरणीय अधिनियम और इनका स्थापना वर्ष। भारतीय वन अधिनियम की स्थापना 1927 में हुई थी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की स्थापना 1972 में हुई थी और ये कई बार पूछा है। तीसरा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की स्थापना 1974 में हुआ था। चौथा, वन संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1980 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1980 में हुई थी। पांचवा, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की स्थापना 1981 में हुआ था। और छठा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी प्रोटेक्शन अमेंडमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की स्थापना 1986 में हुई थी।
अब यहाँ पे आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 है। ये स्टेटमेंट टाइप का है, ये अधिनियम बिल्कुल अच्छे से डेट वाइज आपको याद होनी चाहिए। खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारतीय वन अधिनियम 1927 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन सत्य है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये पहला है कथन। दूसरा है पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता यानी जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन सही है। अब जो पीछे जितने भी बॉक्स रह गए थे उनको भी हम देख लेते हैं। भारत के ये प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य है और ये आप समझ सकते हैं कितनी बार ये पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में। ये बाघ अभयारण्य है और ये बाघ अभयारण्य किस राज्य में है और इनका जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर है। अब ये कितने किलोमीटर है वो आप पॉज करके खुद देखते रहिएगा, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये किस राज्य में है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा बाघ अभयारण्य असम में है। मानस बाघ अभयारण्य असम में है। नामेरी बाघ अभयारण्य असम में है। ओरंग बाघ अभयारण्य असम में है। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। पक्की बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओरंग बाघ अभयारण्य और कमलांग बाघ अभयारण्य। अमराबाद बाघ अभयारण्य तेलंगाना में है। कावल बाघ अभयारण्य तेलंगाना में है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में है। इंद्रावती बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, उदंती एवं सीता नदी बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड में है। बांदीपुर बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। नागरहोल बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। भद्रा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। बिलिगिरी रंगनाथा टेम्पल बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। डांडेली अनासी बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। पेरियार बाघ अभयारण्य केरल में है। परम्बिकुलम केरल में है। बांग वगड़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। बांग वगड़ बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। कान्हा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। पन्ना बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, पेंच बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। संजय दुबरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। पेंच बाघ अभयारण्य नागपुर महाराष्ट्र में है। तदोबा अंधारी बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सहाद्री बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। बोर बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। डंपा बाघ अभयारण्य मिजोरम में है। सिमली पाक बाघ अभयारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओडिशा में है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य ओडिशा में है। रणथंभौर, ये बहुत बार पूछा है, रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट, सारिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। मुकुद्रा हिल्स राजस्थान में है। अन्नामलाई पराम्बिकुलम तमिलनाडु में है। कालकड़ मंदाथुरई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में है। ये सब नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये सारे जो अभयारण्य हैं वो साउथ में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगर आप यूपी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कौन कौन सा है राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है।
अमानगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में है। ठीक है, इसी का ये दोनों ही है, ये दोनों ही एक ही हैं, एक ही पार्ट में है। अमानगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य जो है ये उत्तराखंड में है। राजाजी बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में है। बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। तो अगर आप टोटल देखना चाहते हैं एरिया कि कितने किलोमीटर में एरिया है ये सारे अभयारण्य का, 71,027.10 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे पर्यावरणीय दिवस, सप्ताह, वर्ष एवं दशक को जानते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई जाती है? 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। ठीक है, विश्व वन्य दिवस कब होता है? 3 मार्च को। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस है 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस है 10 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाई जाती है 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाई जाती है 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस कब है? 22 मई को। ठीक है, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, और ये यूपीपी से इसमें पूछा जा चुका है। विश्व महासागर दिवस है 8 जून को। विश्व भूगर्भ जल दिवस है 10 जून को। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है 17 जून को। वन महोत्सव होता है जुलाई का प्रथम सप्ताह। वन महोत्सव कब होता है? जुलाई का प्रथम सप्ताह। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 अगस्त को मनाई जाती है। विश्व हाथी दिवस है 12 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस है 22 सितंबर को। विश्व शाकाहार दिवस है 1 अक्टूबर को। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस है 3 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह है 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह चलता है। नेशनल डॉल्फिन डे कब होता है? 5 अक्टूबर को बिहार में। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे है, विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार को मनाई जाती है। नेक्स्ट, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को होता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माह जो है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक होता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है तो समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 दिसंबर को मनाई जाती है। विश्व मृदा दिवस होता है 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर को। यूएनओ के द्वारा घोषित ये वर्ष और दशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष है, कब घोषित हुआ? 2002 को। सतत विकास का वर्ष है 2003। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष है 2006। सतत विकास का वर्ष याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष है 2008। अब ये दशक को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक है 2011 से 2020। यूएनओ जैव विविधता दशक, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यूएनओ जैव विविधता दशक है 2011 से 2020। संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक है 2014 से 2024। संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक है 2014 से 2024। अब वर्ष को देखिए।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2010 है। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान अथवा वन वर्ष है 2011। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष है 2013। अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष है 2014। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष है 2015। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है 2016 और विकास हेतु सतत पर्यटन वर्ष है 2017। तो आप सभी को ये याद हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं आगे थीम पे। यह राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का मुख्य प्रकरण अथवा थीम है। ये 28 मार्च 2020 को अर्थ आवर दिवस है, अर्थ आवर 2020 का। और 23 मार्च 2020 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है और 2020 का इसका थीम था यानी मुख्य प्रकरण था क्लाइमेट एंड वाटर यानी जलवायु एवं जल। 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था और इसका थीम था वन और जैव विविधता। 20 मार्च 2020 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। 3 मार्च 2020 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 26 अप्रैल 2020 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। 22 अप्रैल 2020 को विश्व पृथ्वी दिवस था, इसकी थीम थी जलवायु कार्यवाही। और 18 अप्रैल 2020 को विश्व विरासत दिवस मनाई जाती है और इसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। 5 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाई जाती है और इसकी थीम थी हिंद महासागर, एक अवसर का महासागर। 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई गई और इसकी थीम थी हमारा समाधान प्रकृति में निहित। 9 मई 2020 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाई गई और इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 5 मई 2020 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाई गई और इसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। किन किन माध्यमों के द्वारा बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्र और सस्य परागण से। नेक्स्ट, जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य प्राणी अभयारण्य में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी इन सेतु नहीं है? आंसर होगा वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में सम्मिलित सूची है। उस सूची का नाम है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। नेक्स्ट, चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव तथा वुलर झील आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? उक्त सभी को प्राप्त है। चिल्का झील को भी प्राप्त है, लोकटक को भी, केवलादेव और वुलर झील आर्द्र क्षेत्रों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 2020 में उत्तर प्रदेश का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 को शामिल किया गया है। किसको किसको? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को, समान पक्षी अभयारण्य को, समसपुर पक्षी अभयारण्य को, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील को। पूरे 6 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में से किसमें सिंगपुच्छी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? आंसर होगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट, व्यापक नीक यानी कर्मता, संकुचित नीक, बड़े आकार वाला शरीर तथा आनुवंशिक भिन्नता की कमी में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर होगा व्यापक नीक उत्तरदायी नहीं है, कर्मता।
नेक्स्ट, भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान तथा बंगाल की खाड़ी में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है? पश्चिमी घाट धनी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित कारण किसी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? कौन कौन से कारण जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन हो सकता है, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। नेक्स्ट, चमगादड़, भालू तथा कृंतक यानी रॉडेंट बोलते हैं इसको, इनमें से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? सभी में किया जा सकता है। उक्त सभी में, चमगादड़, भालू और रॉडेंट में सभी में किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। वो कथन है, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्यजीव अभयारण्य व जैव मंडल रिजर्व में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? आंसर होगा जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। कथन है, ये रामसर अभी समय के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। ये ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। और तीसरा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। भारत सरकार सीबकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि इस पादप का अधोलिखित महत्व है। क्या क्या महत्व है इसका? ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। नेक्स्ट, भारत के जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? आंसर होगा नोक क्रेक फैला हुआ है गारो पहाड़ियों में। कहाँ पे है ये? मेघालय में है। नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि कौन है? मन्नार की खाड़ी है जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधोलिखित क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट, अधोलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों का संबंध जैव विविधता से है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सारे आप जो देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय करारों का संबंध है जैव विविधता से। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। नेक्स्ट है, मरुभूमि का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, विंध्य क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? विंध्य क्षेत्र नहीं है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, जैव विविधता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट, घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म यानी लेदरबैक टर्टल तथा अनूप मृग की भारतीय प्रजाति में से कौन सा या कौन से संकटापन है? आंसर होगा ये सभी, उक्त सभी, घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म और अनूप मृग। नेक्स्ट,
बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। कथन है, ये क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। ये आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, ये अधिनियम जो है ये वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, रेड सैंडर्स के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये दक्षिण भारत में कंटीले पर्णपाती यानी थॉर्नी डेसिडस वन क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। तो इस पहल के संदर्भ में क्या क्या सही है? ये एक विश्वव्यापी पहल है जो कि जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ये एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो कि पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है पश्चिमी घाट के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश है। नेक्स्ट, टुंड्रा वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा शीतोष्ण वन में से कहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय पशु है बाघ यानी टाइगर, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी यानी एलिफेंट, राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल है मैंगो, राष्ट्रीय वृक्ष है बैनियन ट्री यानी बरगद बोलते हैं इसको हिंदी में, राष्ट्रीय पुष्प है लोटस यानी कमल और राष्ट्रीय नदी कौन है? हमारी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? ये घोषित किया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? तो 38 अधिसूचित किए हैं जुलाई 2019 तक। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो इसका औसत तापमान कम होगा यानी 18 डिग्री सेल्सियस होगा माइनस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण, इंग्लिश में कहेंगे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? चीन ने जारी की थी। नेक्स्ट, पेरिस में दिसंबर 2015 में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था COP21 पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्तेजक देश है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? भूटान को माना जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था भारत में? 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी छाता विधान।
नेक्स्ट, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? सीसा की पहचान और कार्बन कण। नेक्स्ट, अंटार्कटिक में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो ये सितंबर और अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? मार्च अप्रैल के बीच देखी जाती है। नेक्स्ट, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। नेक्स्ट, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट, फुफ्फुस धूलिमयता यानी न्यूमोकॉनियोसिस से वे श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं जो कि मुख्यतः कार्यरत हैं कहाँ पे? कोयला खनन उद्योग में, वो इस रोग से ग्रसित होते हैं, न्यूमोकॉनियोसिस यानी फुफ्फुस धूलिमयता। नेक्स्ट, कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने कि भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? उसका नाम है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक बहिष्राव, इफ्यूवेंट्स। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, किसके? कोल को जलाने से, पत्थर के जो कोयले होते हैं उसको जलाने से। नेक्स्ट, वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, स्टोन लेप्रेसी किसको बोलते हैं? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा स्टोन लेप्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट, एरोसोल नामक कणिकीय वायु प्रदूषक का आकार कितना होता है? इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट, दम घोंटू गैस किस गैस की उपमा है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कर देता है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? उस गैस का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, पार्थेनियम जो यानी कि ये गाजर घास होता है, पार्थेनियम, इसके परागकण से कौन सा रोग होता है? इसके परागकण से चर्म रोग और दमा होता है। नेक्स्ट, लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। नेक्स्ट, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश है 2019 के अनुसार। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? 2019 के अनुसार गाजियाबाद है जो कि भारत में है। नेक्स्ट, भारत में विश्व की बात हो रही है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, भारत का गाजियाबाद, और विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है बांग्लादेश, और विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? गाजियाबाद है। नेक्स्ट, भारत में सीसा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया? 1995 में, 1995 में स्टार्ट किया गया। प्रथम तथा द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? तो ये क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। क्रैकिंग गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड क्रैकिंग गैस है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्रमशः किस अंश में प्रदर्शित होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 55%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 24%, CH4 15% और N2O 6.0%। नेक्स्ट, शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है क्या? बेंजीन, टालुइन और जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? रक्त कैंसर की। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.001% पाई जाती है।
नेक्स्ट, हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? यूरो 4 का। 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणिकीय प्रदूषण को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए मुख्यतः किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 4.2 से कम होता है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? ये सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से होता है। सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से होता है। नेक्स्ट, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1972 में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? कोलकाता को प्रदान की गई है। धुआंधार है ये बिल्कुल। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को। दिल्ली, लंदन, शिकागो तथा पेरिस में से कौन धूम्र नगर यानी स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? शिकागो। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन में किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में। जुगाली, जिसको कर्ड चेविंग बोलते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वो क्या है? वो है मीथेन। वायु गुणवत्ता सूचकांक संवर्ग है ये। अच्छे के लिए कितना होना चाहिए? AQI सीमा कितना होता है? तो 0 से 500 में देखा जाता है। अगर 0 से 50 है तो ये अच्छा है, वायु गुणवत्ता अच्छी है। और कलर कोड कितना होता है? क्या होता है? हरा होता है इसका। PM10 होगा अच्छे का 0 से 50, PM2.5 0 से 30, NO2 0 से 40, O3 0 से 50, CO 0 से 1.0, SO2 0 से 40, NS3 0 से 200 और PB होगा 0 से 0.5 अच्छे के लिए। ठीक है, 24 आवर में। संतोषजनक होगा यदि 51 से 100 हो। सेटिस्फैक्ट्री के लिए होना चाहिए 51 से 100। कलर कोड होता है हल्का हरा। PM10 51 से 100, PM2.5 31 to 60, NO2 होता है 41 से 80, O3 51 से 80, CO 1.1 से 2.0, SO2 होता है संतोषजनक में 41 से 80, NH3 201 से 400 और PB 0.5 से 1.0। सामान्य प्रदूषित होगा यानी मॉडरेटली पॉल्यूटेड होगा यदि AQI सीमा होगी 101 से अगर 200 में हो। ठीक है, और इसका कलर कोड गुलाबी होता है। PM10 101 से 250, PM2.5 61 से 90, NO2 81 से 180, O3 101 से 168, CO 2.1 से 10 SO2 81 से 380, NS3 होगा 401 से 800 अगर सामान्य प्रदूषित हो तो, और PB 1.1 से 2.0। अगर खराब यानी एकदम पुअर हो, पुअर के लिए AQI सीमा यदि 201 से 300 होगा तो ये पुअर होगा। इसका कलर कोड पीला होगा। PM10 250 51 से 350, PM2.5 91 to 120, NO2 181 से 280 होगा, O3 यानी ओजोन 169 से 208 होगा, CO होगा 10 से 17, SO2 होगा 381 से 800, NS3 होगा 801 से 1200 और PB 2.1 से 3.0। अति खराब मतलब बहुत ज़्यादा पुअर, वेरी पुअर। AQI सीमा 301 से 400, इसका कलर कोड लाल होगा। PM10 351 से 430, PM2.5 121 से 250, NO2 281 से 400, O3 209 से 748, CO 17 to 34, SO2 होगा 801 से 1600, NS3 1200 से 1800 और PB 3.1 से 3.5। एकदम खराब स्थिति में और गंभीर एकदम मतलब सेवर हो तो इसकी सीमा यदि 0 से 500 में अगर होती है तो अगर 401 से अगर 500 हो जाएगा AQI तो ये गंभीर होगा। इसका कलर कोड एकदम गहरा लाल होगा। PM10 430 प्लस,
PM2.5 250 प्लस, NO2 400 प्लस, O3 748 प्लस, CO 34 प्लस, SO2 1600 प्लस, NH3 1800 प्लस और PB 3.5 प्लस। तो ये था वायु गुणवत्ता सूचकांक संवर्ग। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है, निम्नलिखित रूप में तबाही मचा सकता है, यानी मे प्ले हैवॉक है। वर्षा के रूप में, अनाज उत्पादन में और मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अधोलिखित सुमेलित जोड़े हैं। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से, मिनीमाटा रोग होता है पारा प्रदूषण से, ब्लू बेबी रोग होता है नाइट्रेट प्रदूषण से। नेक्स्ट, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक यानी मैन मेड पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं कौन? एंथ्रोजेनिक। चेन्नई, दिल्ली, कानपुर तथा मुंबई में से कहाँ पे पेयजल में संख्या प्रदूषण यानी आर्सेनिक कंटेमिनेशन सर्वाधिक है? कानपुर में। कानपुर में आर्सेनिक कंटेमिनेशन सबसे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रेयन उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में से किसके औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 7.0, 2017 का ये रिकॉर्ड है। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है? आर्सेनिक के। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? चीन। नेक्स्ट, विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है? 2016 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना परसेंट था? 7% था। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, CO से। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के प्रमुख कारण क्या है? सार्वभौम तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्ष यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से निम्न अभिप्राय है। क्या क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकिंग यानी अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जाती है? उस यौगिक का नाम है टेट्राएथाइल लैंड के द्वारा। फ्रियोन का जिसका प्रयोग प्रशीतक के लिए यानी रेफ्रिजरेंट द्रव के रूप में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। पेंट उद्योग के श्रमिकों को निकेल प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, स्ट्रोंशियम प्रदूषण तथा सीसा प्रदूषण में से किस जोखिम का सामना करना पड़ता है? आंसर होगा सीसा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? ओस्लो में। नेक्स्ट, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस तथा वायु अंगार गैस में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? आपका आंसर होगा भाप अंगार गैस में अधिक होती है। नेक्स्ट, कौन सा रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है? स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर। नेक्स्ट, जैविक एवं रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD, COD तथा DO है। अभी बॉक्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो कि सामान्यता पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय यानी बायोडिऑक्सेबल
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ब्लैक में आपको दिख रहे हैं डार्क में वो इम्पॉर्टेंट है। जल जितना ही अधिक प्रदूषित होगा, प्रदूषित पदार्थों के विघटन के लिए उसी अनुपात में अधिक ऑक्सीजन की मांग होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उच्च BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का तात्पर्य है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा निम्न है। स्पष्ट है कि BOD जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है, परंतु इसके माध्यम से केवल जैविक अपघटक का पता चलता है और साथ ही इसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए? नदियों में BOD का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। COD यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दूसरा मानक है। COD वास्तव में उस कुल ऑक्सीजन का माप है जो कि जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, जैव क्षयकारी तथा जैव अक्षयकारी, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी COD कहते हैं। COD की सहनीय मात्रा 20 मिलीग्राम पर लीटर जल है। कितना है? COD की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सहनीय मात्रा 20 मिलीग्राम पर लीटर जल है। ध्यातव्य है कि COD का मान सदैव BOD से अधिक होता है। अब बात करते हैं DO, घुलित ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये जल में घुलित ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो कि जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जलीय जीवों के लिए घुलित ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा का बहुत महत्व है। घुलित ऑक्सीजन से ही जलीय जीव जीवित रहते हैं। जल में DO की कमी होने से जलचरों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जब जल में प्रदूषण बढ़ता है तो प्रदूषक पदार्थों में फॉस्फोरस आदि कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण पादप सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन बढ़ता है और पादपों तथा कुछ सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप BOD बढ़ जाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मछली जैसे अन्य जलचर मरने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी से होने वाले अनॉक्सी श्वसन के चलते द्वितीयक प्रदूषक जैसे मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि बनने लगते हैं, जिससे जल में दुर्गंध आने लगती है। ज्ञातव्य है कि पेयजल में DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम पर लीटर और स्नान के लिए जल में 4 मिलीग्राम पर लीटर निर्धारित की गई है। ध्यातव्य है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम होने पर जल को प्रदूषित कहा जाता है। जब ये मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तब इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है, हाईली पॉल्यूटेड कहा जाता है। अब बात करते हैं हम MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या के बारे में। तो MPN जैव अपशिष्टों के द्वारा होने वाले जल प्रदूषण का मापक है। जिस जल में जलमल जैसे जैव अपशिष्ट घुले होते हैं उसमें E. कोलाई जैसे जीवाणु की संख्या अधिक पाई जाती है। MPN परीक्षण की सहायता से E. कोलाई आदि जैसे जीवाणुओं की पहचान व माप की जाती है। प्रदूषित जल में MPN की मान उच्च होता है। तो ये बॉक्स में जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे विषालु यानी मोस्ट टॉक्सिक धातु प्रदूषक कौन है? लेड है। हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है कि मथुरा की तेल परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है? अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडलीय ओजोन। नेक्स्ट, अधोलिखित ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि।
मैच द कॉलम, ये प्रदूषक है और उस प्रदूषक का क्या प्रभाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव होता है, श्वास संबंधी रोग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब हो जाती है। धूल कण से लीवर और किडनी को क्षति होता है, खतरा होता है। सीसा से कैंसर हो जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रीन हाउस में से किसका उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी यानी एंथ्रोपोगेनिक है। कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश में से क्या आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण यानी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के निम्नलिखित प्रभाव हैं। क्या क्या प्रभाव हैं, धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे यानी फॉग में वृद्धि होती है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है क्योंकि इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, रेडियम 226 और रेडॉन 222 पाई जाती है। नेक्स्ट, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थी, किस पदार्थ के आधिक्य के कारण हुआ था, पारा के आधिक्य के कारण हुआ था। पारा, वाहित मल, प्लास्टिक तथा एस्बेस्टॉस में से कौन जैव विघटित प्रदूषक है, वाहित मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड हैं। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इन लोगों को न्यूमोनोकॉसिस हो जाती है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के किन 4 जिलों में आर्सेनिक यानी संख्या की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है, तो मुर्शिदाबाद में, नदियाँ उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कई गांवों का जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता के कारण प्रदूषित है, फ्लोराइड के अधिकता के कारण प्रदूषित है। नेक्स्ट, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर जल से। इतने किलोमीटर मतलब इतनी मिलीग्राम प्रति लीटर जल की मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारी कौन सी है, फ्लोरोसिस हो जाती है। पिगोबियन कर लगाया जाता है किसके कारण, प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किसकी अधिकता पाई जाती है, फॉस्फेट की। नेक्स्ट, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषालु यानी टॉक्सिक, अपशिष्टों यानी वेस्टेस के प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्मजीव कौन है, स्यूडोमोनास कैपेसिया, स्यूडोमोनास प्यूटिडा एवं ई कोली। नेक्स्ट, किस उद्योग में संलग्न लोग बेसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, कपड़ा उद्योग वाले लोग जो हैं वो बेसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, जीवाणुओं का कौन सा विभेद पेट्रोलियम तेल अधिप्लावों का उपचार करने में सक्षम है, तो उस प्रजाति का नाम है स्यूडोमोनास प्रजाति। नेक्स्ट, स्यूडोमोनास प्रजाति के जीवाणु में आनुवांशिक हेर फेर करके पेट्रोलियम तेल अधिप्लावों के उपचार के गुणों का समावेश किसने किया था, AM चक्रवर्ती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, माइक का। निम्नलिखित कथन सत्य है। कथन है, सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आ जाता है। बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक रसायन है। नेक्स्ट, पल्प यानी लुगदी कागज, चीनी, चाय तथा उर्वरक में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया है, तो चाय को नहीं किया गया है। आंसर होगा चाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है असर्शन, पर्यावरण अवक्रमित यानी डिग्रेडेड हो रहा है। इसका रीज़न दे रहा है, कारण जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो ए और आर वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने कि प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? उसका नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में होती है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की तेजी से घट रही है। लेकिन पक्षियों की संख्या जो है तेजी से घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पक्षियों की वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होती है? 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होती है। पारंपरिक उपचार के लिए पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा गया है? सी ग्रेड में रखा गया है, सी वर्ग में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। नेक्स्ट, जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन से जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आर्सेनिक की सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अत्यधिक है? फ्लोराइड एवं आयरन की मात्रा अत्यधिक है। नेक्स्ट, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट, किस परीक्षण के द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है? BOD से ज्ञात की जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसको जाना जाता है? जलकुंभी को। आंसर जलकुंभी। नेक्स्ट, वाहित मल के पुनः चक्रण के द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं कौन? सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरणों के द्वारा यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा और अस्थि मज्जा में से सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन से होता है। समुद्र से किसी शहर में ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी नाभिकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा कॉस्मिक किरणों में से किसकी ज़्यादा मात्रा बढ़ा करके लेती है? कॉस्मिक किरणों की। नेक्स्ट, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड होता है। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? मीथेन है। घर में फैन, हीटर, रंगीन टीवी तथा ट्यूब रोशनी में से हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? रंगीन टीवी है, कलर टीवी। नेक्स्ट, मधुमक्खी, तितली, चूर्ण प्रवार यानी मोलस्का तथा डेडलियन में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन है? चूर्ण प्रवार है, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल, कवक, लाइकेन तथा फर्न में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोटक के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? उसका नाम है प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? स्तनपायी होता है, संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा, यूकेलिप्टस, ये पारिस्थितिकी आतंकवादी है। किस उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? निम्बस 7। निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। डीजल इंजन, ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र तथा परागकर्म में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? एयर पॉल्यूशन। जल विद्युत शक्ति केंद्र से नहीं होता है। पैलेडियम, रेडियम, कॉपर तथा आयरन में से किस धातु को उत्प्रेरक यानी संपरिवर्तक यानी कैटालिटिक
कन्वर्टर में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है? 80 to 90 डेसिबल ध्वनि होने से होता है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन मुख्यतः है क्या? वायु प्रदूषक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको 2 से 3 पार्ट में बनाई जा रही है ताकि आप भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद करते करते बोर ना हो। क्योंकि एक बार में क्या होता है कि जब ढेर सारे क्वेश्चन एक बार में याद किया जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग से चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डोज दिया जाता है दिमाग को। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके यानी 1 घंटे का सोच रही हूँ कि 1-1 घंटे में आपके जितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं उतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ। तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। इसका मतलब कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसके 3 वीडियो बने हैं। 2 वीडियो अब तक हो गए, अभी जो मिला आपको उसके बाद एक 3rd पार्ट भी आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।